अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। पहले ये कहा जाता था कि नून लीग वाले कबल अज़ वक्त मिठाइयाँ बांट देते हैं, लेकिन आज हमने ये देखा कि पीटीआई ने भी वक्त से कुछ पहले ही सेलिब्रेट कर लिया। इसकी वजह बनी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आज का फैसला, जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने चेयरमैन पीटीआई की तोशा खाना केस में सज़ा मुअत्तल की है और उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया। साथ ही चेयरमैन पीटीआई को 1 लाख के ज़मानती मचलके दाखिल कराने का हुक्म भी दिया गया। इस पर पीटीआई के वकला और रहनुमाओं ने काफ़ी सेलिब्रेट किया, मिठाइयाँ तकसीम की, लेकिन फिर जब तफसीली फैसला सामने आने लगा तो अदालत ने इसमें कहा कि इस केस में जो दी गई सज़ा है वो कम दौरानिए की है, इसलिए दरख्वास्त गुजार सज़ा मुअत्तली और ज़मानत पर रिहाई का हकदार है। ये तफसीली तहरीरी फैसला बाद में सामने आया। अदालत ने लिखा कि अदालती दायरा इख्तियार और दीगर गौर तलब जो इशूज़ हैं उनको सज़ा मुअत्तली दरख्वास्त में तय नहीं किया जा रहा, उन्हें अपील में तय किया जाएगा। ये अदालत की तरफ से कहा गया, लेकिन हाई कोर्ट का जो फैसला है, क्यों कहा गया कि मिठाई वक्त से पहले खाई गई, इस फैसले के थोड़ी देर बाद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से जो स्पेशल अदालत है उसके जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने तहरीरी एक हुक्मनामा उनका सामने आया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि चेयरमैन पीटीआई साइफर केस में जुडिशल रिमांड पर हैं और उन्हें 30 अगस्त को अदालत में पेश करना है। उन्होंने अदालती जो अमला है, सुपरिटेंडेंट अटक जेल जो है, उनको हिदायत की कि चेयरमैन पीटीआई को जेल में ही रखा जाए। इस पर पीटीआई के वकला जो कि हाई कोर्ट के फैसले को अपने हक की फतह कह रहे थे, मौक़िफ़ की जीत ज़रूर थी ये पीटीआई की, क्योंकि वो ट्रायल कोर्ट के फैसले के हवाले से यही कह रहे थे कि ये जो है वो जल्दबाजी में फैसला किया गया। सो ये खुशियाँ मनाते मनाते उनको ये खबर मिली तो उन्होंने अपनी जो एक यूजुअल किस्म की एक बेखबरी होती है उसी का इजहार किया और कहा कि उन्हें चेयरमैन पीटीआई के दूसरे केस में गिरफ्तारी का इल्म ही नहीं था। हालांकि हम अपने प्रोग्राम में भी इसको कवर कर चुके हैं कि उनकी गिरफ्तारी दे दी गई थी इस मामले के अंदर भी। अब इन वकला ने 9 मई को भी जब पहली दफ़ा चेयरमैन पीटीआई गिरफ्तार हुए थे तो अलकादिर ट्रस्ट केस में उस गिरफ्तारी पर भी यही मौक़िफ़ अपनाया था कि हमें तो मालूम ही नहीं था कि इस केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त ज़मानत खारिज हो चुकी है। सो पीटीआई की जो लीगल टीम है उन्होंने इसके अलावा जो एक इकदाम किया, पेशगी इकदाम आज किया था, वो उन्होंने 9 मई वाक़यात में जो 6 मुकदमात दीगर दर्ज हैं चेयरमैन पीटीआई के हवाले से, उनको उसमें गिरफ्तार ना करने की दरख्वास्त की थी और 5 अगस्त के बाद भी जो मुकदमात बने उस हवाले से भी अदालत के सामने एक पिटिशन दायर कर दी गई है। और ये अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एतराज़ात लगाए हैं और पीटीआई के वकला को एतराज़ दूर करने की हिदायत उनकी तरफ से की गई है। इस सब में अहम यह है कि राना सनाउल्लाह साहब पहले ही पेशगोई कर चुके थे कि चेयरमैन पीटीआई रिहा नहीं होंगे, उन्हें किसी और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक हम प्रोग्राम के अंदर ये डिस्कस करेंगे कि क्या चेयरमैन पीटीआई को जेल से रिहाई किसी सूरत मिल सकती है या इसी तरह वो नए नए मुकदमात में गिरफ्तार होते रहेंगे। उनकी जेल से निकलने का रास्ता कैसे हमवार हो सकता है, ये भी हमारी डिस्कशन होगी। रद्द अमल किस किस्म के आए वो आपको बता देते हैं। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ये जो फैसला सामने आया इस पर अपने रद्द अमल में कहा कि लाडले की सज़ा ख़त्म नहीं बल्कि मुअत्तल हुई है। चीफ जस्टिस का गुड टू सी यू और विशिंग यू गुड लक का पैगाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुँच चुका है। ये तंज़िया तौर पर उन्होंने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ये बात उन्होंने कही, जबकि तर्जुमान पीडीएम हाफिज़ अब्दुल्ला साहब जेयूआई के रहनुमा, उन्होंने जो तबसरा किया वो ये था कि सवाल उठाया, उन्होंने कहा कहीं रिहाई का हुक्म चेयरमैन पीटीआई की अहलिया की मुलाकातों का नतीजा तो नहीं। सो सियासी जमातों के हवाले से हम ये डिस्कस करेंगे कि अदालतों को सियासत ज़दा करने की क्यों ठान ली है तमाम जमातों ने, क्योंकि पीटीआई ने भी यही किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स चलाकर। इसके अलावा हम इलेक्शन की भी बात करेंगे क्योंकि पीपल्स पार्टी के वफ़द ने आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बात की और अपना मुतालबा दोहराया 90 इलेक्शन का। और अब ये तमाम अशराफिया के बड़े बड़े मसाइल का हमने जिक्र किया है। हम जो आवाम का असली मसला है बिजली की कीमतों का, उस हवाले से भी बात करने की कोशिश करेंगे। आज तीसरे रोज़ भी इस पर कोई पेशरफ नहीं हो सकी। निगरां काबीना ने आज ये सिर्फ महज फैसला किया कि हम IMF से इस हवाले से कोई फैसला करने के हवाले से राब्ता करेंगे। इन तमाम इशूज़ के ऊपर तफसीली बात होगी, बिलखुसूस कानूनी पहलुओं के हवाले से। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो आपसे मेहमानों का तारुफ कराएंगे और गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आज की अहम खबरें, इन्हीं के ऊपर हम बात करेंगे। एक तो चेयरमैन पीटीआई की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सज़ा तोशा खाना में तो मुअत्तल हुई, लेकिन उनको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो मुकदमा उनके ऊपर है उसमें उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा गया है। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाए फैसल करीम कुंडी साहब, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हारून रशीद साहब हमारे साथ हैं, वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बार काउंसिल के, और फैसल चौधरी साहब हमारे साथ हैं, तहरीक इंसाफ के वकील भी हैं और माहिर कानून। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का।
मैं फैसल साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। राना सनाउल्लाह साहब तक अपना ऑफिशियली जो बयान दे चुके थे ऑन रिकॉर्ड, उसमें कह रहे थे कि इनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपके लिए भी एक्सपेक्टेड था कि बेल इनको मिल भी जाए तो दूसरे केस में इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा? देखिए, ये तो एक पैटर्न चल रहा है। अब साहब देख ले कि जिस तरह से जो पीछे हुई हैं कार्रवाइयाँ, उसमें आपको नज़र आ रहा है कि जिस तरह से कोई रिलीज़ होता है बेल पे, तो या तो उसको बाहरी जेल के बाहर से किसी और मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया जाता है। ये पैटर्न सिर्फ अब पीटीआई के कारकुनान तक महदूद नहीं रहा। आज ईमान आज़र मज़ारी और अली वज़ीर को भी इस तरह से अरेस्ट किया गया है। उनकी बेल हो गई थी और उनको जो है अदालत के बाहर किसी और मुकदमे में अरेस्ट कर लिया गया। तो एक पैटर्न तो ये राना सनाउल्लाह जैसे लोगों का ही इंट्रोड्यूस किया गया है। पिछली हुकूमत ने, जो पीडीएम ने, उसने ये तिरा डाली है कि किसी भी सियासी मुखालिफ को जो है वो आपने कानून के मुताबिक डील नहीं करना है और एक इंतकाम का निशाना बनाना है। और ये वो यहाँ पर आप चेयरमैन की जो लीगल टीम है उनके हवाले से बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं। ये कहा जा रहा है कि पहले अलकादर केस में भी हमने यही देखा कि बिल्कुल उन्होंने कहा कि जी जमानत खारिज होने के हवाले से हमें इल्म नहीं था। आज भी नईम हैदर साहब ने आके कहा कि हमें नहीं मालूम था कि ये साइफर केस के अंदर भी इनकी गिरफ्तारी जाहिर की जा चुकी है। तो इतनी बेखबर उनकी लीगल टीम कैसे है? देखिए, नईम की बात का तो नईम ही जवाब देंगे ना, मैं तो डेफिनेटली नहीं दूंगा, बिकॉज आई एम नॉट पार्ट ऑफ द लीगल टीम एनीमोर। तो इशू ये है कि ये जो अगर वहाँ पे साइफर केस में गिरफ्तारी हुई है, पहली बात तो ये है कि साइफर केस में वो नॉमिनेट तो हो चुके थे और उनके पास इन्वेस्टिगेशन भी हुई थी। आज जो गिरफ्तारी उनकी हुई है और अदालत ने एक हुक्म दिया है, कल सुबह वो उनको वहाँ पे पेश करेंगे। देखिए, लीगल बातें तो होंगी लीगल तरीके से, उसमें जो प्रिंसिपल्स, जो जूरिस्प्रूडेंस सेटल्ड है उसी से आप करेंगे। वहाँ पे आप ये सुबह पेश करेंगे और उनका फिज़िकल रिमांड लेंगे। जो एलिगेशंस हैं उसमें जो है साइफर का जो एफआईआर है जो मीडिया पे मुबैना तौर पे चल रही है, उसमें उन्होंने साइफर की गुमशुदगी का इल्ज़ाम लगाया है और ये कहा है कि साइफर जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। तो इशू ये है कि वो चीज़ें अब कल सुबह अदालत में जाएंगी, अदालत से ये फ़िज़िकल रिमांड मांगेंगे, फिज़िकल रिमांड जो है वो अदालत देगी। और कुछ ये पैटर्न चल रहा है कि वहाँ पे कुछ दिनों के लिए वो दिया जाएगा, उसके बाद जो है वो फिर जुडिशल रिमांड होगा, फिर उस केस में बेल होगी, उसमें कुछ हफ्ते लग जाएंगे, फिर अलकादर ट्रस्ट का केस आ जाएगा, उसमें अरेस्ट हो जाएगा, उसमें फिर कुछ हफ्ते लगेंगे। तो एक पैटर्न डिवाइस किया गया है जस्ट टू कीप एनी पर्सन बिहाइंड द बार्स। हारून साहब, बहुत ज़्यादा चीज़ें रिपीट नहीं हो रही। हम देख रहे हैं कारकुनों के मामले पे, रहनुमाओं के मामले पे भी यही हुआ था कि एक और तरीक़ाकार तैयार होता था और इसी तरह राना साहब पहले प्रेडिक्ट भी कर रहे हैं इस मामले को। दूसरा, ये जो आज का अदालती फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिमार्क्स के जरिए बात कही थी कि जो ट्रायल कोर्ट है उसने बड़ी जल्दबाजी में फैसला सुनाया, लेकिन ऑब्वियसली वो रिमार्क्स की हद तक ये बात थी। माहिरीन भी इस हवाले से बात कर रहे थे कि जो गवाहों को पेश करने की इजाज़त नहीं दी गई, ये इंसाफ के तकाजे इस केस के अंदर पूरे नहीं किए गए हैं। सो आप समझते, आप इस इत्तफाक करते हैं कि जो सवालात उठाए गए थे ट्रायल कोर्ट की कोताहियों के हवाले से, और आज के इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? थैंक यू। एक्चुअली जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ऑब्जर्वेशन देनी नहीं चाहिए, इसलिए कि उनके पास मैटर पेंडिंग कोई भी नहीं है। ये तो एक सुनी सुनाई बात है सुप्रीम कोर्ट की हद तक कि ट्रायल सही हुआ है कि नहीं हुआ है, और उन्होंने ऑब्जर्वेशन दे दी, लेकिन एक्चुअल जो मैटर है वो पेंडिंग है बिफोर दी ऑनरेबल हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने ही बेल ग्रांट की है। और इस तरह के केसेस में अमूमन बेल हो जाती है। ये कोई पीटीआई की बहादुरी या अदरवाइज नहीं है, ये उनका एक राइट है। उस राइट के तहत उन्हें शॉर्ट सेंटेंस के तहत बेल ग्रांट कर दी गई है, लेकिन इसमें 3 साल सज़ा थी। अब अदालती सिस्टम को भी देखें कि कैप्टन सफदर की सज़ा 1 साल थी, उसकी जो कन्विक्शन या सेंटेंस सस्पेंड हुआ था वो 3 महीने बाद हुआ था, और इनकी सज़ा जो है वो 3 साल है, और 3 साल में 15 दिन के अंदर ज़मानत हो गई है। तो ये ज़रा सिस्टम जो है वो देखना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो उनसे हम सब उस वक्त गलत हुआ था सफदर साहब के साथ, या इस वक्त गलत? मैं गलत नहीं कहता, ये तो ये कोई डिस्क्रिशन है कोर्ट की।
कोर्ट्स की डिस्क्रिशन है कि वो बेल ग्रांट करती हैं और इस तरह केसेस में जमानतें हो जाती हैं। मैं ये कहता हूँ फ़र्क देखें कि जिसकी 1 साल सज़ा है उसे 3 माह बाद छोड़ा जाता है और जिसकी 3 साल सज़ा है उसे 15 दिन बाद छोड़ा जाता है। हारून साहब कैप्टन सफदर के साथ बिल्कुल गलत हुआ था, ये बात करने में किसी को आर नहीं होना चाहिए। अगर 1 साल उनको सजा हुई थी, उनकी फौरन जो सस्पेंड होनी चाहिए। वाई शुड वी होल्ड आवर वर्ड्स? ये बिल्कुल गलत हुआ। कैप्टन सफदर के साथ जो हुआ, इमीडिएटली उनकी सजा सस्पेंड होनी चाहिए थी। मैं ये कहता हूँ कि जमानत हो इस तरह केसेस में हो जाती है। और ये तमाम लोग जो बात कर रहे थे वो यही कह रहे थे 3 साल की जो सजा होती है उसको मिनिमम समझा जाता है जमानत। कुंडी साहब, शहबाज शरीफ साहब और JUI वो तो खुलकर रद्द अमल दे चुके हैं अदालत के इस फैसले के ऊपर और हमें वो हूबहू झलक नजर आ रही है जिस किस्म के PTI के रिएक्शंस आते थे कि अतर मिनल्ला साहब ने रात को अदालत क्यों लगाई और जिस किस्म की बातें, तो वो भी इनको लाडला का तसलसल करार दे रहे हैं शहबाज शरीफ साहब और साथ ही सवाल उठा रहे हैं कि ये वही गुड टू सी यू वाला मामला चल रहा है यहाँ पे। आपका रद्द अमल क्या है और आप नहीं समझते कि ये कुछ अदालत को पिक एंड चूज करके हर तरफ से अब तो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज जो एक ये है कि सज़ा सस्पेंड हुई है, इसको ये नहीं हुआ कि जो डिस्क्वालिफिकेशन उनकी जो है वो सस्पेंड नहीं हुई। और अगर सज़ा उनकी सस्पेंड हुई है तो डेफिनेटली अगर मैं या कोई और जाएंगे तो उससे आगे जो हाई कोर्ट में हुए तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, उसमें भी है। अब ये फैसला तो देखें और केसेस भी उनके ऊपर, और मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि बिल्कुल जो है वो अदालतों ने बिल्कुल इसको ये किया कि लाडलापन का मुजाहरा किया जो भी किया, लेकिन बहुत से ऐसे सवालात जन्म लेते हैं कि जिस तरीके से कल उन्होंने बात की कि उनके वहाँ पे जो अटक में जिस तरीके से उनको उनका मेन्यू दिखाया गया TV पे कि जी ये चीज़ें उनको वैसे। देखिए, ये चीज़ें जब हुकूमत में होते हैं इसका आपको जो है उसको देखना चाहिए। जब PTI वाले हमारे जो दोस्त जब अच्छी बात है कुंडी साहब के सियासतदानों के साथ अच्छा सलूक हो, उनको मुरगन ग़िज़ाएं खिलाई जाए, क्योंकि हर किसी ने कभी ना कभी जेल में तो जाना होता है पाकिस्तानी। ये बातें हम माजी में करते थे जब हम अपोजिशन में थे। मैं कहा देखें, हर कोई हुकूमत में नहीं रहता, हर कोई अपोजिशन में भी नहीं रहता। आपको अमेरिकन उसके स्टेडियम की स्पीच याद है कि ये क्यों प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब जो हैं वो मेडिकेशन पे थे, उनसे फ्रिज ले लिया गया था कि आप फ्रिज क्यों रख रहे हैं, ये एक क्लास क्यों मांगते हैं सरकारी मुलाजमीन और सियासतदान, घर से खाना क्यों आता है, ये सारे सवालात उस वक्त PTI के चेयरमैन कहते थे लोग, और ये क्यों आप दे रहे हैं। आज वही खुद जेल में और ख़ुद वही चीज़ों का मुतालबा कर रहे हैं जो बाकी बंद कर रहे थे। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिसको फिर आप, अगर आप दिखाया था कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए तो आप बिस्मिल्लाह कर लें, अपने आप से शुरू करवा लें कि जी ये चीज़ें नहीं होंगी फ्यूचर में। अब ये हम क्या कह सकते हैं कि वो वहाँ बैठ के क्या कह रहे होंगे? नहीं, हम ये उनके वकील ने ये भी बताया कि जब उनसे मिलने के लिए एक दफ़ा गए तो क्योंकि अब उनको AC की इतनी आदत नहीं रही, तो जब वो मिलने के लिए आए वहाँ AC चल रहा था, उन्होंने कहा यहाँ भी AC बंद करा दो। देखिए, तो अब सुनी सुनाई बातें हैं, हम सारे ठीक है, वो तो अब जो भी स्टोरी जिस किस्म की बने वो तो आप उसको आप बाय करेंगे, क्योंकि वो कहेंगे अब जब अगर कोई जाएगा फॉर एग्जांपल मिलने के वापस आएगा, वो जो बात भी कहेगा आपको उसको मानना पड़ेगा। फैसल साहब, ये जो एक सिलसिला हमने देखा है और ये अब अपनी मुकम्मल शिद्दत इख्तियार कर चुका है, दुनिया में कहीं ये नहीं होता कि जब फैसला मुखालिफ आए तो उसके ऊपर तनकीद की जाए, अदालती फैसले के ऊपर नहीं बल्कि जज साहिबान के ऊपर। आज शहबाज शरीफ साहब ने तंज किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर, और उससे चंद दिन पहले तक एक दरख्वास्त भी PTI ने जस्टिस साहब के ऊपर दी थी, जिनका खैर मकदम जिनके फैसले का कर रहे हैं, और उसके अलावा उनके ऊपर बाकायदा सोशल मीडिया ट्रेंड्स चलाए गए थे। ये मामला क्या सियासतदानों ने बहुत सियासत ज़दा नहीं कर दिया हमारी अदालतों को? बिल्कुल कर दिया है जी, और इसमें अदालतों का भी बड़ा किरदार है इसमें खुद को पोलिटिसाइज करवाने में। देखिए, इशू ये है कि जब आप एक चीज़, अब ये जो फैसला आज आया है फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, ये तो 2 दिनों में आ सकता था। इसमें कोई पार्ट्स ऑफ का जजमेंट है, उसमें फैक्ट्स रिप्रोड्यूसर आखिरी पैरा में उन्होंने कहा है कि वो 3 साल से क्योंकि महत्व नीचे है लिहाजा वो उसको सस्पेंड कर रहे हैं। सो इट कुड हैव बीन डन अर्लियर ऑल्सो। दूसरी बात, ये बात तो बिल्कुल मैंने पूछा भी था कि जो लीगल टीम है कि आप एक जज साहब के सामने के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दे रहे हैं, फिर उन्हीं के सामने आप केस भी आर्गू कर रहे हैं, और फिर अगर वो तारीख देते हैं तो फिर आप नाराज़ भी होते हैं। सो ये ज़रा कन्फ्यूजन उनको दूर करनी चाहिए, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये शहबाज शरीफ साहब भी कन्फ्यूज़ हैं, और वो हमेशा से कन्फ्यूज़ रहे हैं। उनके जो साबिक लॉ मिनिस्टर हैं वो किसी और चैनल पे बैठ के कह रहे थे कि ये तो एज अ मैटर ऑफ राइट मिल जाता है, या तो उनको लीगल एडवाइस ठीक नहीं मिली, और अगर मिली भी है तो असल में
जो नवाज लीग का लगता है एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम उनका ये लगता है कि उनके पास बयानिया कोई नहीं है, नैरेटिव कोई नहीं है, और वो अदालत को जो है मलाइन करना चाहते हैं फॉर देयर ओन पॉलिटिकल एजेंडा, कि जी उसमें हम अदालत को आगे रख के वो मुख्तलिफ बातें करते हैं जो हकायक के भी अकॉर्डिंगली नहीं है। लेकिन फैसल साहब, यही तो पीटीआई ने भी यही तरीका अपनाया ना कि जो जज हुमायूं दिलावर साहब हैं उनके खिलाफ क्या कुछ नहीं हुआ, वो तो एक लंबी फहरिस्त है, बाकायदा हरासमेंट हुई, फैसला उनका जैसा भी था उस पर तनकीद ज़रूर हो सकती थी, लेकिन इंसाफ भी तो मिला उसके अंदर। वो आप हाई कोर्ट में उस पर अपील कर सकते थे, तो क्या ज़रूरत थी इस तरह रिएक्ट करने की? तो आप समझ रहे हैं कि सब बराबर किरदार अदा कर रहे हैं उसमें। देखें, हाँ ये ज़रूर है कि लीगल प्रेमिस जो पैरामीटर्स हैं उनके अंदर ही रह के सारा कुछ करना चाहिए। जो तो ट्रायल कोर्ट ने जिस तरह से ट्रायल किया है, इतना absurd ट्रायल मैंने नहीं देखा अपनी प्रैक्टिस में, ना ही मैंने कभी सुना है। ये इस तरह का इसको जो ट्रायल किया गया है, जिस जल्दबाजी में किया गया है, ये बात बिल्कुल ठीक है। आई टोटली एग्री विद हारून साहब। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले के ऊपर वाक़ देने की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज उनके पास मैटर जो है मेंटेनेबिलिटी के ऊपर पेंडिंग पड़ा हुआ था, उस पर वो फैसला दे मेरिट के ऊपर। लेकिन वो ट्रायल की क्योंकि अपील उनके पास नहीं थी, तो वहाँ पे उनका वो थोड़ा सा जो कमेंट्स हैं वो देना मुनासिब नहीं थे। ट्रायल जज ने जो फैसला किया है, बिलीव यू मी, इससे अब्सर्ड ट्रायल कभी भी नहीं हुआ किसी का। और जिस तरीके से वो ट्रायल किया गया, जिस तरह से कंडक्ट किया गया, उसमें फंडामेंटल राइट्स को भी जो है वो बिल्कुल अब्यूज़ किया गया, उसमें जो एक फेयर प्रोसेस है उसको भी अब्यूज़ किया गया, और बिल्कुल ऐसे किया गया जैसे किसी ने बदला लेना होता है, इस किस्म का वो। अब इस बात के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी क्योंकि मोहर जब्त की है, तो हारून साहब आप समझते हैं कि ये केस दोबारा सेम जज जस्टिस हुमायूं दिलावर साहब के पास जाना चाहिए? तो उनके पास भी जा सकते हैं। हुमायूं दिलावर साहब ही इज नॉट जस्टिस, जस्टिस इज ओनली फर्स्ट पीरियड, वो एडिशनल सेशन जज, हुमायूं दिलावर साहब एडिशनल सेशन जज, तो उनके पास भी जा सकता है, लेकिन किसी दूसरे जज साहब के पास भी जा सकता है। लेकिन अगर उनके पास दोबारा जाता है तो वहीं से तनाज़ा दोबारा नहीं शुरू हो जाएगा? वो फिर ये है जो ये क्यों ना कहते हैं कि इनकी एविडेंस रिकॉर्ड नहीं हुई, डिफेंस एविडेंस इन्होंने देनी थी, वो एविडेंस देते हैं, उस पर क्रॉस होता है, वो फिर एक नई जजमेंट भी आ सकती है। वो फिर फर्दर ये देखेंगे कि पहली जजमेंट में और अब जो एविडेंस रिकॉर्ड पे आई है नई वाली, उसको कंसिडर करते हुए देखेंगे कि इनकी एविडेंस जो है ये आया फेवर करती है एक्यूज को या नहीं करती, तो वो उस एविडेंस को देखेंगे कि जो एविडेंस अपनी पेश करते हैं एक्यूज की तरफ से, और उस एविडेंस में ये साबित हो जाता है कि वो इनोसेंट है, तो वो फिर ज़्यादा बेनिफिशियल। और पीटीआई की तरफ से जो दरख्वास्त दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के हवाले से, उसका फिर क्या स्टेटस होगा? क्योंकि आज वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनकी तरफ से दिया गया नहीं, सेलिब्रेशन तो ये है, एक ऑर्डर हो गया उनकी फेवर में कि रिलीज़ करें, अदरवाइज तो ये कन्वेक्शन दोबारा हो सकती है, मेंटेन हो सकती है। हाई कोर्ट इस कन्वेक्शन को मेंटेन भी कर सकती है, हाई कोर्ट रिवर्ट भी कर सकती है, रिमांड कर सकती है इस केस को, और हाई कोर्ट बरी भी कर सकती है। और ये जो तनकीद की गई है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी, जिस किस्म का तंज है, सब जानते हैं गुड टू सी यू वाला क्या मामला हुआ था, लेकिन आप समझते हैं कि ये भी कुछ कबल अज़ वक्त तनकीद हो गई, ज़्यादा जज्बाती हो गई? देखें ना, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, एक दूसरे के खिलाफ ज़ाहिर है वो स्टेटमेंट देती हैं, किसी को रिलीफ मिलता है तो दूसरी पार्टी को ये होता है, ये उनके ऑब्जेक्शंस हैं, इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता केसेस पे। फैसल साहब, ये मुमकिन तौर पे दोबारा हुमायूं दिलावर साहब के पास जा सकता है ये वाला केस? अगर गया तो बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा। इट वुड बी इट विल नॉट एट ऑल बी कंसिडर्ड एज अ फेयर ट्रायल। तो लाजमी, एक तो ये रिमांड का केस है नहीं, इसको हाई कोर्ट को देखना पड़ेगा मेरिट्स के ऊपर, क्योंकि केस 2 दफ़ा आगे रिमांड हो चुका है और उन्होंने उसमें फंडामेंटल जो सवाल थे, जो बेसिक सवालात थे, हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद उसको नहीं देखा, और उन्होंने अपना वो पुराना फैसला मेंटेन रखा, जो कि क्योंकि कोर्ट फाइल में मौजूद था तो फिर सुप्रीम कोर्ट को उस पर कमेंट देने पड़े, वो उस फाइल का हिस्सा था। लेकिन अगर उनके पास दोबारा गया तो आई मीन इट इज़ ऑब्वियस ना जी, अगर एक फ़ैसला गलत हुआ है उसी जज के पास आप दोबारा भेज के वो आप एक एक्सपेरिमेंट दोबारा करके, दूसरे भी तो जज ही हैं ना, वो भी देख के मेरिट पे फैसला करेंगे। कोई एक जज तो है नहीं, 46 जजेस हैं, कोई एक और दूसरा देख ले अगर उसको रिमांड करना। लेकिन ये रिमांड का केस इन मेरी ओपिनियन में तो है नहीं, ये मेरिट पे हाई कोर्ट इसको डिसाइड करेगी। वो और जो मेरिट है, मेरी ओपिनियन है, हाई कोर्ट इसको मेंटेन भी रख सकती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि तोशा खाना वाला फ़ैसला जो है वो इंसाफ के किसी भी स्टैंडर्ड के हवाले से वो मेंटेन रखा जा सकता है।
कुंडी साहब, एक और बात आज कही गई जो हमारे पास तो कोई खुसूसी इतलात मेरे पास तो नहीं है, लेकिन आप सियासतदानों के पास अगर हों तो एक अलग बात है। हाफिज अब्दुल्ला साहब ने कहा कि ये जो आज का फैसला आया है, उन्होंने सवाल उठाया कि कहीं चेयरमैन पीटीआई की अहलिया की मुलाकातों का नतीजा तो नहीं? ऐसी भी कोई बात है? क्योंकि पाकिस्तानी तारीख के अंदर जो सियासतदान जब मुल्क से बाहर जाना हो या कोई सूरत हाल बनानी हो तो बड़ा किरदार रहता है घर की ख़वातीन का भी उस सिलसिले में। देखिए, मैंने भी हाफिज अब्दुल्ला का एक स्टेटमेंट देखी है जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी 5 स्टार होटल में एक गैर मुल्की वफ्द आया था और उससे जो है चेयरमैन पीटीआई की जो है वो वाइफ की मुलाकात हुई है और भी उसका भी है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ये चीज़ें तो माजी में रही हैं, इसको तो आप झुटला तो नहीं सकते हैं कि नहीं हुई और कुछ नहीं हो सकता। और माजी में ये चीज़ हुई हैं। अब मुलाकात के बाद आज अगर ये इवेंट हुआ है तो इस पे भी अब वो सारी बात है, शक किया जा सकता है। तो इस किस्म के शक के ऊपर हारून साहब कंटेम्प्ट नहीं लगनी चाहिए? पहले तो कंटेम्प्ट बहुत लगती थी, अब तो बिल्कुल, जो कि उस वक्त भी तनकीद होती थी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाती है, लेकिन यहाँ पर तो डायरेक्टली अब देखें बैनुल अक़वामी किसी दूसरे मुल्क के लोगों के साथ उनकी मुलाकात हुई, किस सिलसिले में हुई, उसको अदालत के साथ लिंक किया जा रहा है। हाफिज साहब का तो यही बयान था। मेरा ये किसी ऑर्डर की कंटेम्प्ट नहीं है ना। कंटेम्प्ट तो तब होती है जब कोई ऑर्डर कोर्ट पास करे और उसकी वायलेशन हो, तो वो कंटेम्प्ट। नहीं, वो ये कहने की कोशिश करें कि ज़ेरे असर आकर किसी चीज़ में आज फैसला ये तो काफ़ी अरसे से लगे हुए हैं कोर्ट। जिस तरह देखें ना, जिसके हक में फैसला होता है वो कुछ और कहता है, जिसके खिलाफ होता है वो कुछ और कहता है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, जब तो हम बात करेंगे इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने अब अपनी पोजीशन मजबूत तरीके से वाजे की है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन की तरफ जाना होगा। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। पीपल्स पार्टी के आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात हुई है और पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर इस बात का इजहार किया है कि हर सूरत इलेक्शन 90 रोज़ के अंदर ही होने चाहिए। कुंडी साहब, अब आप लोगों का बेसिकली इस वक्त पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? एक तरफ ये भी कहा गया कि हल्का बंदियां आप लोगों की तरफ से कहा गया कि जल्द कर दी जाए, जो टाइम ये दे रहे हैं उससे पहले भी मुमकिन हो सकती हैं। दूसरी तरफ आप लोग कहते हैं इस मर्दमशुमारी को मानते ही नहीं। तो असल मौक़िफ़ आप लोगों का इस मामले के ऊपर क्या है? या कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि एक फेस सेविंग टैक्टिक के तौर पर, क्योंकि अब आपको नजर आ रहा है कि जो फैसले आप सब मिलकर केयर टेकर को इख्तियार दे के गए, इलेक्शन अनकरीब होने नहीं वाला और आप लोगों से होगा इस पे सवाल। नहीं, ऐसी बात नहीं। देखें, CCI में जब ये चीज़ अप्रूव हुई थी उसमें टोटली क्लियर था, और आज चीफ मिनिस्टर जो हमारे फॉर्मर थे उन्होंने क्लियर किया कि क्योंकि सीटें नहीं बढ़ाई जा रही थी और आपने सेंसस को जो है उसको आपने CCI में अप्रूव करना था, तो उसमें सीटें जब नहीं बढ़ा रहे हैं तो उसमें कोई मसला नहीं था। अगर आप सीटें बढ़ा रहे हैं तो फिर डेफिनेटली उसके अंदर कोई चीज़ें होती, आप 2/3 मेजोरिटी के साथ उसको पास करते, और वो सीटें आप बढ़ा भी नहीं सकते क्योंकि उस वक्त आपके पास, इस हुकूमत के पास जो गई है उसके पास 2/3 मेजोरिटी नहीं थी। लिहाजा सेंसस जो है वो लेजिस्लेशन है और कॉन्स्टिट्यूशन में 90 डेज़ के इलेक्शन का, तो हमने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में 90 डेज़ के इलेक्शन का है। फिर हमने इलेक्शन कमीशन से हमारी बड़ी अच्छी खुशगवार माहौल में आज मीटिंग भी हुई। हमने कहा कि आपने तो सेंसस का अपना फॉर एग्ज़ाम्पल दे दिया शेड्यूल, आपने इलेक्शन शेड्यूल तो नहीं दिया कि उसके बाद ये इलेक्शन होंगे। तो अब उनकी दोबारा मीटिंग होनी है और शायद वो सेंसस कोशिश करें कि हम उसको टाइम को स्क्वीज़ कर लें, या हम कह रहे हैं, लेकिन हमारा एक मौक़िफ़ था कि हमने कहा कि हम 90 डेज़ में इलेक्शंस चाहिए, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली कॉन्स्टिट्यूशन में 90 डेज़, कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं है कि आप सेंसस कराएंगे, डिलिमिटेशन करेंगे। तो फिर उस वाली एक्सरसाइज का क्या फ़ायदा? उस दिन मुराद अली शाह साहब कहते हैं कि हम क्यों CCI की मीटिंग के अंदर बैठ रहे हैं जब यहाँ पे वैसे ही निगरान वज़ीर आला ने आना है, तो क्या ज़रूरत थी उस मर्दमशुमारी को वोट देने की? देखिए, निगरान वज़ीर आला का मैंने कोई आज नहीं, मैंने काफ़ी अर्से से निगरान वज़ीर आला पे मेरा खुद अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि 2 सूबों के जो निगरान वज़ीर आला हैं, KPK के और पंजाब के, उनके पास आवाम का मैंडेट नहीं है। तो कुंडी साहब, उस मीटिंग का बॉयकॉट क्यों नहीं किया आपके वज़ीर आला ने? नहीं, बाइकआउट देखें, बाइकआउट आप अगर कर भी लेते फिर भी आपको मेजोरिटी में वो चीज़ पास हो जाती, ठीक है, एक वोट पे। इसलिए उन्होंने कहा इसके हक में ही वोट। नहीं, हक नहीं है। देखें, आप सेंसस का जो इशू है, सेंसस हमने इसलिए अप्रूव किया क्योंकि उसमें सीटें नहीं बढ़ रही थी। टोटली ऑटोमेटिकली जो है 255 का जो उसका आर्टिकल है उसमें यह है कि सेंसस आपने प्रूव कर ली, उसमें आपकी डिलिमिटेशन होनी है, सीटें बढ़नी नहीं है। लिहाजा हम कहते हैं कि 90 डेज़ कॉन्स्टिट्यूशन में जो है उसमें आप जो है अपने स्केड्यूल करें, और हम बड़े मतलब है कि हम कॉन्फिडेंट है जो भी उसके बाद आप मीटिंग करेंगे इलेक्शन कमीशन की जो टीम है
जब हमें जवाब देगी उसके बाद हमारी अपनी मीटिंग होनी है, फिर हमने आइंदा का अमल तय करना है। लेकिन हमें उम्मीद है कि वो कुछ ना कुछ हमें उसमें होप नज़र आ रही थी कि इलेक्शंस हो जाएंगे। फैसल साहब, ये जो बात कुंडी साहब कह रहे हैं सीट्स बढ़नी नहीं तो फिर किस चीज़ का इतना टाइम लगाया जाए, अब वो एक अलग बात है जो तजाद इन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर रहा है। ये सीरियसनेस इलेक्शन के हवाले से नज़र नहीं आ रही थी जो कुछ 2-3 दिन पहले दोबारा से नज़र आना शुरू हुई है पीपल्स पार्टी की तरफ से। सो आपकी नज़र में CCI का जो इजलास है ये अदालत में भी मामला चैलेंज किया जा चुका है, क्या मुस्तकबिल है इसका और आप समझते हैं कि 90 रोज़ के अंदर मुमकिन है इलेक्शन हो सके? देखिए, जहाँ तक तो फैसल साहब की बात का ताल्लुक है सीटों की हद तक तो बात दुरुस्त है। देखिए, दो बातें हैं आइन में, दो किस्म की सिचुएशंस है इस वक्त। एक 90 दिन में इलेक्शन कराना और दूसरा हल्का बंदियों के तहत सीटों की मुख्तलिफ सूबों को नेशनल असम्बली की सीट जो है एलोकेट करना आर्टिकल 51 के तहत। अब वो तो मुमकिन नहीं है, तो इस सूरत में जब सीटें नहीं बढ़ाई जा सकती तो 90 दिन में इलेक्शंस को प्रेफरेंस देनी चाहिए और जो सीटें फिर नई जो असेंबली आती है उसमें 2/3 के साथ कोशिश करके एक जो फिर रिकमेंडेशंस आती हैं उसके मुताबिक सीटें एलोकेट की जा सकती हैं। पहली बात तो ये है। लेकिन इसमें जो बात पीपल्स पार्टी की संजीदगी उस वक्त नज़र आएगी जब ये आर्टिकल 48 सब क्लॉज 5 के तहत ये सदर पाकिस्तान को जाके मिलें और उनसे इलेक्शन की डेट मांगें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने डेट नहीं देना है। कॉन्स्टिट्यूशन इसमें बड़ा क्लियर है, जो 90 दिन का डेट देना है वो सदर पाकिस्तान ने देना है। अगर तो पीपल्स पार्टी वाकई इलेक्शन कराने में संजीदा है तो फिर ये जाएं। पीपल्स पार्टी कल ये मान भी गई है कि सदर मुमलिकत, कल आप लोगों की जमात का कोर्ट हुआ था कि अब आप लोग ये भी कहते हैं कि सदर मुमलिकत ही तारीख देने के। अच्छा, इस बात के ऊपर कायम है कि इलेक्शन कमीशन ही। चलो मैं हारून साहब, आपके ख्याल में कौन जी मुफैसल साहब मुकम्मल कर लें, फिर मैं हारून साहब की तरफ चाहती हूँ। नहीं, वो तो ये फिर वो बात जो है वो इल्ज़ाम थोड़ा सादिक आना शुरू हो जाएगा कि पहले CCI की मीटिंग में ये पीपल्स पार्टी जो है ये पार्लिमानी निज़ाम की सबसे पुरानी और माहिर पार्टी है, देखिए, और बड़े लीगल माइंड्स हैं इनके पास। ये नहीं हो सकता कि CCI में जब आप जा रहे थे और वोट डाल रहे थे उस वक़्त अगर मुराद अली शाह साहब वो दो जो कुनी साहब फरमा रहे हैं, दो अनइलेक्टेड CMs के ऊपर आदम एतमाद करते तो फिर भी बात बननी थी। अब तो अदालत में पीपल्स पार्टी से सवाल होगा कि CCI में वोट दे के आप यहाँ पे क्या लेना है आप? हाँ, ये जो बात आप कर रहे हैं ये कल परसों डॉन के इदारिये में भी इस बात का इजहार किया गया था कि ये बात मानने से हम कासिर हैं, ये समझने से कासिर हैं कि पीपल्स पार्टी जिनकी इतनी स्ट्रॉन्ग लीगल माइंड्स आईनी मामलात को समझने वाले बैठे उनको क्या मालूम नहीं था कि किस तरह मामला जाते हैं। हारून साहब, 90 दिन से ऊपर अगर जाता है, जब CCI का इजलास भी अब हमें नज़र आ रहा है मुतनाज़ होता जा रहा है, मुख्तलिफ किस्म के ओपिनियंस हैं, सदर मुमलिकत भी एक रब्ता इलेक्शन कमीशन से कर चुके हैं कि तारीख के हवाले से, सो आपको लगता है कि 90 दिन से ऊपर जाए तो इस सूरत में गैर आईनी होगा? गैर आईनी तो एज सच तो पार्टीज़ जो हैं पोलिटिकल पार्टीज़, अब MQM ये भी चाहती है कि इलेक्शन हो 90 डेज़ में, MQM ये भी कहती है कि हल्का बंदियाँ भी हो। इसी तरह बलोचिस्तान में भी कुछ मामलात ऐसे हैं और पंजाब में भी ऐसे ही हैं। अगर हल्का बंदियों के मामलात में पड़ गए तो फिर ये होगा कि उन पर ऑब्जेक्शन आएंगे, उसमें इलेक्शन कमीशन के पास पिटीशंस फाइल होंगी और उस पर डिसीजन आएंगे, फिर हाई कोर्ट में जाएंगे, वहाँ पर रिट होगी, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर लोग पोलिटिकल पार्टीज़ को ही ऑब्जेक्शन है, वैसे अगर इसी जो स्टेटस मौजूदा है सेंसस का उस पर अगर हो तो वो 90 डेज़ में इलेक्शन होना चाहिए। उसके अलावा मुमकिन तो है नहीं, लेकिन कुंडी साहब MQM ये भी बात कह रही है कि इसलिए वो इसके हक में, नई हल्का बंदियों के हक में है क्योंकि वो कहते हैं फिर फेयर इलेक्शन तो हो, सबको अपनी भरपूर जो है वो शमूलियत का मौका मिले उसके अंदर। इलेक्शन के बाद भी अगर वो ये बात करें तो फिर मैं उस पर अभी तो कह रहे हैं ना, तो ये स्टेटमेंट पर इलेक्शन के बाद भी दे दें। इलेक्शन होगा कब फिर? नहीं, जब भी इलेक्शन, मतलब जो कह रहे हैं ना कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर। वैसे कुंडी साहब एक और चीज़ है, एक और खबर है जो कल से फ्लोट कर रही है और लोग ये कह रहे हैं कि शायद हवाओं का रुख पीपल्स पार्टी के लिए तब्दील हो चुका है। मुख्तलिफ इत्तलात तो थी, लेकिन कल जब हमने मुकेश चावला साहब के हवाले से अदालत से उन्होंने रुजू किया और उनको स्टॉप लिस्ट पर डाला गया, एजाज सईद साहब ने भी आज द न्यूज़ में रिपोर्ट किया कि 60 से ज़्यादा आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं बिलखुसूस सिंध से, जिनका नाम स्टॉप लिस्ट यानी वो मुल्क से बाहर जाने के लिए उनको रोका जाए। एजाज सईद साहब मेरे भाई हैं, को पिछले कई दिनों से जो है या कुछ अरसे से उसके जो ज़राए हैं ना वो उसको बड़ी डिस इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। लेकिन तासुर वो पहले भी उसकी एक दो न्यूज़ चली थी जो अभी तक वो अपनी रिपोर्ट पे कायम है। हाँ, वो पहले भी रिपोर्ट पे कायम थे जब उन्होंने इसहाक डार साहब को वज़ीर आज़म बना लिया था। फिर उन्होंने हमारी लीडरशिप की मीटिंग नवाज शरीफ साहब से दुबई में करवा ली थी,
जो वक्त मौजूद नहीं थे। दोनों चीज़ों का आपस में कोई ताल्लुक तो नहीं है? नहीं, न्यूज़ में बता रहा हूँ कि एक तरफ इसके से हाल बनी और दूसरी तरफ आप लोगों ने कहा कि नहीं, वो जो न्यूज़ थी ना, जो उनकी 2 पहले न्यूज़ थी, और ये जो न्यूज़ है अगर है स्टॉप लिस्ट है या वॉच जो भी है, जिस डिपार्टमेंट के पास है, अगर एजाज साहब को इतना पता है तो वो लिस्ट भी सारी शेयर कर ले ताकि पता चले अगर है तो उसके अगर अपना प्रॉपर फोरम पे चले जाएं। अगर सपोज फॉर एग्जांपल जिसका भी नाम है प्रॉपर फोरम पे चले, इनके पास ये पता है कि 60 हैं या 50 हैं 80 हैं, तो लिस्ट भी शेयर कर लें अगर उनको बस बहुत से। चलिए, ये तो फिर एजाज साहब के इस्तेहकाक है कि वो इस हवाले से क्या करते हैं। बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब, हारून रशीद साहब, फैसल चौधरी साहब। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की है, इलेक्शन के हवाले से बहुत सारे इबाम हैं, देखते हैं आने वाले दिनों में कोई क्लैरिटी मिलती है या नहीं। हम आने वाले दिनों में बिजली के हवाले से भी बात करेंगे क्योंकि निगरां हुकूमत गौर व खौस कर रही है। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।